एस अपनी ब्लू फ्लेम से अवेकन लूफी को मारने वाला ही होता है कि तभी मंकी डी गार पाता है और एस को। तो भाइयों, आज मेरी 2 पीस की सीरीज के 3rd पार्ट पे हाचिनोसु वॉर की बात होगी, जिसमें बस आतंक मचने वाला है। तो इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो देख लो। बाकी चलो शुरू करते हैं और एस के डेल फ्रूट को अवेकन करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ब्लैक बीयर्ड ने एस को पकड़ के शिकी को दे दिया और शिकी का एग्जीक्यूशन की बात को पूरे 2 पीस वर्ल्ड में फैला देता है और बोलता है जिसने भी अपनी माँ का दूध पिया है कमीने रोजर के बेटे को बचाने के लिए आ जाओ। और एस तो मरीन में था, तो सबसे पहले मरीन के कुछ मेंबर ने अपनी माँ का दूध भी पी रखा था, तो एस को बचाने के लिए निकल पड़े हाचिनोसु पे। काइडो बिग मम भी अपने क्रू के साथ हाचिनोसु पे जा रहे थे शिकी का साथ देने के लिए। रोजर पैरेट जिन्हें सिल्वर रैली लीड कर रहा था, ये एस को बचाने के लिए निकल जाता है। तो अब हाचिनोसु वॉर को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। हाचिनोसु पे शिकी और उसकी फ्लीट, जिसमें डोफ्लामिंगो मेन कमांडर था, होर्डी जोन्स, वर्गो, सीजर क्लाउन बाकी के कमांडर और शिकी के अलायंस पायरेट क्रू बहुत बड़ी पार्टी कर रहे थे, क्योंकि रोजर जो इनका दुश्मन था उसका बेटा अब इनके पास में था। तो बस ये सब पार्टी में लगे हुए थे और इसको बाहर एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे बांध रखा होता है और इस पे नजर शिकी पायरेट के मेंबर की थी। तो बाकी एस का तो पीट पीट के उसकी हालत खराब कर रखी थी शिकी और उसके साथियों ने। तो मरीन में व्हाइट बेड और उसकी स्क्वाड, जिसमें मार्को, विस्ता, जोजू, एस की स्क्वाड में मास्क, ड्यूको, कर्ल, जिनबे, बाकी लूफी की स्क्वाड और वाइस एडमिरल में लॉक, किड, बेजी और कुछ मरीन हाचिनोसु के पास पहुंच जाते हैं और ये अपनी प्लानिंग करते हैं एस को बचाने के लिए, जिसमें 2 ग्रुप बनते हैं, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप जो मेन फोकस फाइट पे करेगी, जिसमें व्हाइट बियर्ड और एस की स्क्वाड होगी। सेकंड ग्रुप एस को बचाने के लिए सबसे बच के आगे बढ़ेगी, जिसमें लूफी का स्क्वाड और वाइस एडमिरल होंगे। पर जब मरीन लूफी और उसकी स्क्वाड को देखते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। तभी लूफी रेड हॉक का एक अटैक मारता है, जिससे हाचिनोसु पे सारे पायरेट को पता चल जाता है मरीन ने उन पे अटैक कर दिया। तभी एस को बचाने वाली पार्टी अपना काम शुरू कर देती है और आगे बढ़ती है और पायरेट से फाइट शुरू कर देती है। तभी जब अंदर की पार्टी के पास ये इन्फॉर्मेशन जाने वाली होती है कि मरीन ने उन पे अटैक कर दिया है, तो तभी व्हाइट बेड अपना गुरा गुरा नोमी का एक ऐसा अटैक मारता है, हाचिनोसु का स्कल टूट जाता है और बस इस अटैक से अंदर की पूरी पार्टी बर्बाद हो जाती है। और स्कल टूटने के कारण से बहुत बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं पायरेट्स पे ही। पर कुछ बड़ा होने से पहले पत्थर हवा में रुक जाते हैं, क्योंकि शिकी अपने डेल फ्रूट की पावर से सारे पत्थर को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसने पहले ही हाचिनोसु की सारी नॉन लिविंग थिंग्स पे अपना कंट्रोल कर रखा होता है। और शिकी पत्थर को कंट्रोल करके मरीन की तरफ ही फेंक देता है, पर व्हाइट बेड अपने डेल फ्रूट की पावर को फिर से यूज करके पत्थरों को रोकता है। मार्को इंजर्ड मरीन को हील करता है, जोजू अपनी डायमंड की बॉडी से मरीन को प्रोटेक्ट करता है, विस्ता पत्थर को ही काट देता है, जिनमें अपने फिशमैन कराटे से पत्थर को पास में आने से पहले ही रोक देता है। फिर व्हाइट बेड अपनी मुराकुमो गारी को निकालता है और शिकी अपनी ओतो एंड कोगा राशि को निकालता है। फिर दोनों अपने अपने वेपन पे एडवांस आर्मामेंट और कॉन्कर आकी को कोट करते हैं, जिसके बाद व्हाइट बेड शिकी का नाम चिल्लाते हुए शिकी की तरफ कूदता है और शिकी व्हाइट बेड का नाम लेके व्हाइट बेड की तरफ कूदता है, जिससे दोनों के वेपन क्लैश करते हैं और इम्पैक्ट दोनों का इतना ज्यादा होता है कि स्काई स्प्लिट हो जाता है हाचिनोसु के पास में। जो भी पायरेट्स और मरीन की शिप थी सब उड़ने लगती है, कुछ मरीन और पायरेट भी उड़ जाते हैं दोनों के क्लैश से। बस पूरा सिस्टम ही हिल जाता है और दोनों फिर अपनी फाइट शुरू करते हैं, जिसमें दोनों ही इक्वल लेवल पे थे। कभी शिकी अपने डेल फ्रूट की पावर से चीजें व्हाइट बेड पे मारता था, तो कभी व्हाइट बेड शिकी पे गुरा गुरा नोमी के पंच मारता था और दोनों बस हाकी और डेल फ्रूट की पावर का यूज कर रहे थे फाइट में। इसी बीच शिकी ने बड़े से हाचिनोसु के पार्ट को ग्राउंड से अलग करके खुद को और व्हाइट बेड को उस पे रख के ऊपर हवा में लेके जाता है और सब फिर नीचे से देखने लगते हैं। ऊपर से बस हाकी के क्लैश की आवाज और डेल फ्रूट यूज करते हुए दिखते हैं और बस ऊपर ऐसा लग रहा था कि कोई 2 बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदे आज एक दूसरे को मार ही देंगे। अब नीचे से चीजों को देखें तो शिकी के कमांडर बाहर आके फाइट शुरू कर देते हैं, जिसमें डोफ्लामिंगो से मार्को फाइट करता है, होर्डी जोन्स और जिनबे एक दूसरे से फाइट करते हैं, वर्गो से जोजू फाइट करता है, सीजर क्लाउन से विस्ता और लूफी का मिशन बस एक ही होता है, कैसे भी करके एस को सेव करना। और बाकी वाइस एडमिरल और लूफी की स्क्वाड लूफी के पीछे होती है, जो साइड से आते हुए पायरेट से फाइट करने लगती है और ये लूफी के लिए रास्ता बनाते हैं और पायरेट को ठिकाने लगाते रहते हैं। और जब लूफी बहुत ही ज्यादा पास में पहुंच जाता है एस के, तो तभी वहाँ पे डोफ्लामिंगो आता है, जिसने आते ही लूफी की स्क्वाड को अपने कंट्रोल में ले लेता है और बस वाइस एडमिरल बच पाते हैं डोफ्लामिंगो से। और वही अब डोफ्लामिंगो जब दूसरी साइड में मार्को से फाइट कर रहा था, तो यहाँ पे कैसे आ गया? तो जो काम अभी डोफ्लामिंगो ने करा है वही काम मार्को से फाइट के टाइम पे करता है और मरीन को कंट्रोल करके मार्को से ही फाइट करवा देता है, जिसमें फिर मार्को को 2-3 कॉन्कर हाकी के चपाटे भी लगा देता है। और लूफी को जब देखता है ये एस के पास में जाने वाला होता है, तो डायरेक्ट
फिर लूफी के पास जाके इसकी स्क्वाड को कंट्रोल कर लेता है और बाकी सारे शिकी के कमांडर वर्गो, होडी जोन्स, सीजर क्लाउन भी डोफ्लामिंगो के साथ आ जाते हैं और किड, लॉ, बेजी से फाइट शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ अब मार्को, जिनबे, जोजू, विस्ता बाकी के शिकी के अलायंस पायरेट से फाइट करते हैं। और अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, शिकी का क्रू विद अलायंस जो मरीन के मेंबर हाचिनोसु पे आ रखे होते हैं उनसे नंबर में 2-3 गुना ज्यादा होते हैं, तो पायरेट को ही अपर हैंड मिलता है इस वॉर में। तो अब डोफ्लामिंगो ने लूफी की स्क्वाड को कंट्रोल करके लूफी पे अटैक करवाने लगा, पर लूफी ने सारे अटैक को डॉज कर लिए और डोफ्लामिंगो से ही भिड़ गया, जिससे लूफी की स्क्वाड बची। तो ये बाकी के डोफ्लामिंगो के चेलों से फाइट करने लगे और इसी बीच डोफ्लामिंगो ने लूफी पे अपर हैंड भी ले लिया। अरे बस डोफ्लामिंगो छोड़ो, सारे शिकी के क्रू ने मरीन पे अपर हैंड ले रखा होता है और ऊपर आसमान में तो शिकी और व्हाइटबेड अभी की अपनी फाइट कंटिन्यू रखते हैं। और तभी डोफ्लामिंगो ऑर्डर देता है कि एज का एग्जीक्यूशन कर दो, और जैसे ही एग्जीक्यूशन करने वाला पायरेट एज का गला काटने वाला ही होता है कि एक गन शॉट की आवाज आती है और एग्जीक्यूशन करने वाला का हेड ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद सब देखते हैं गन चलाने वाला होता है यासोप। और तभी सबकी नजर एज के पास होती है, तो वहाँ पे शैंक्स दिखता है जिसने एज को फ्री कर दिया। और तब सारे शिकी, पायरेट्स और मरीन को पता चल जाता है हाचिनोसु पे रोजर पायरेट आ गए हैं और इन्होंने भी वॉर में पार्ट ले लिया है। जो ये ना तो मरीन को देख रहे हैं ना तो शिकी पायरेट्स को, जो भी इनके पास में आ रहा था उन्हें ही काट दे रहे थे। जैसे शैंक्स आकी के अटैक करते जा रहा था, बगी खुद को डिवाइड करके मजे ले रहा था, मियाओ की ओर उससे बस सबको काटने में लगा था और अकाइनु सबका डोनट बना रहा था। और एज को बचाने के बाद शैंक्स, बगी, मियाओ, अकाइनु एज को लेके सिल्वर एली के पास जाते हैं, जो एज को उठाता है और एज को देख के रोने की एक्टिंग करता है और एज को सब बता देता है एज का बाप कौन था और ये एज के क्या लगते हैं और एज का साथ देने की बोलता है। पर एज थोड़ा बहुत समझ जाता है और वो भी वॉर में ज्वाइन कर लेता है और रोजर पायरेट का साथ देता है, पर ये बस शिकी पायरेट को मारता है, मरीन को कुछ नहीं करता। और बाकी सब तो फाइट में लगे ही होते हैं और जो भी फाइट हो रही होती है उसमें रोजर पायरेट के मेंबर ज्वाइन करके फाइट को थ्रीसम कर रहे थे। और तभी ऊपर से आवाज आनी बंद हो जाती है और आसमान में जो भी बकचोदी शिक्की और व्हाइटबेड कर रहे थे रुक जाती है और शिक्की जाता है डायरेक्ट नीचे आके रोजर पायरेट को मारने लगता है और व्हाइटबेड मरीन का साथ देने लगता है, जिससे मरीन फिर से अपना कंट्रोल शुरू कर देती है वॉर में। और व्हाइटबेड, मार्को, जोजू, विस्ता, मास्क, ड्यूको, कर्ल और जिनबे शिक्की और रोजर पायरेट से फाइट शुरू कर देते हैं और लूफी की स्क्वाड और वाइस एडमिरल की फाइट शिक्की के कमांडर के बीच में रोजर पायरेट थर्ड पार्टी करती है और शिक्की नीचे आके मरीन और रोजर पायरेट को मारता है। और जब एज देखता है शिक्की को तो सब कुछ चीरता हुआ शिक्की के पास में जाता है और शिक्की से फाइट शुरू कर देता है, जिसमें एज थोड़ा बहुत अपर हैंड ले लेता है शिक्की पे, क्योंकि शिक्की तो अभी व्हाइटबेड से फाइट करके आया था, तो शिक्की की हालत तो वैसे ही खराब थी। और फिर जब एज शिक्की को बहुत ज्यादा मार देता है तो सिल्वर एली एज के पास जाता है और बोलता है एज बेटा शिक्की को मार दो। पर तभी शिक्की सिल्वर एली को देख के ये बोलता है सिल्वर एली तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, एज की माँ को तुम ही हमारे पास में लेके आए थे। बस तभी ये सुनते ही एज रुक जाता है और पीछे मुड़ के सिल्वर एली को पकड़ लेता है और पूछता है क्या ये जो शिक्की बोल रहा है सच है। तो रेली हड़बड़ाते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो शिक्की बोलता है तुमने ही हमें ऑफर दिया था रफ को किडनैप करके रोजर को बर्बाद करोगे, फिर क्या ही था। एज बिल्कुल पागल हो जाता है और उसका डेल फ्रूट की फ्लेम बहुत ज्यादा निकलने लगती है और इस बिना कुछ सोचे समझे रेली पे एक बहुत बड़ा अटैक करता है हाकी और अपने डेल फ्रूट की पावर को यूज करके, जिससे रेली नीचे गिर जाता है। और जब रोजर परेड देखते हैं ये इसने क्या कर दिया तो सब शॉक में थे और मियोक तो बिना कुछ सोचे समझे एज पे अटैक करने वाला ही था कि शैंक्स उसे रोक लेता है और मियोक बहुत ही ज्यादा गुस्से में था एज ने उसके बाप के साथ ये क्या करा। तो फिर एज बताता है तेरे बाप ने मेरी माँ को किडनैप करवाया और शिक्की के साथियों के पास लेके गया। और इसी बीच लूफी और उसकी स्क्वाड एज के पास ही पहुंच जाती है और इसका साथ देने लगती है। वॉर कंटिन्यू रहता है, तीनों पार्टी एक दूसरे के कच्चे फाड़ती है। कोई कहीं पे हाकी का यूज कर रहा होता है तो कोई कहीं पे अपने डेल फ्रूट की पावर को यूज कर रहा होता है। चारों तरफ बस लड़ाई और डेड बॉडी पड़ी थी, कोई भी किसी पे दया नहीं खा रहा था, सब बस लगे थे एक दूसरे की मारने में। और एस और लूफी की स्क्वाड फिर साथ में मिलके शिक्की और रोजर परेड से फाइट करते हैं और सब जोर जोर से लगे होते हैं। तो इसी बीच में रोजर परेड देखते हैं कि उन्हें सिल्वर रेली की बॉडी नहीं दिख रही है और रेली कहाँ चला गया। तो अचानक से रेली एस के पास जाता है और उस पे हाकी के अटैक करके उसे मारना शुरू कर देता है। और लूफी जब एस को बचाने की कोशिश करता है तो शैंक्स लूफी को पकड़ लेता है। मियोक जोरो से फाइट शुरू कर देता है। अकाइनु से सांजी और ब्रूक मिलके फाइट करते हैं। लॉर्ड बगी से गॉड उसब फाइट करता है। बाकी सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं और रेली एस को मारते मारते बोलता है रोजर पहले बहुत ज्यादा सही था, वो मेरे जैसा था, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, पर जब से तेरी माँ रफ उसे मिली तो वो उसे चेंज करने लगी और हमारी पावर गेन और वर्ल्ड को कंट्रोल करने के बीच की सबसे बड़ी दिक्कत तेरी माँ रफी थी। और हद तो जब पार हो गई जब रोजर ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। तो मैं समझ गया था रफ की प्रेग्नेंट होने की
बात पे वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और एक अच्छा इंसान बन जाएगा, पर उससे मेरा मोटिव खराब हो जाएगा, वो मैं होने नहीं दे सकता था। तो बस मैंने अपने सबसे बड़े कांटे को हटाने के लिए उसे जड़ से खत्म करवा दिया और जीबैग जो शिकी का कैप्टन था उसे सब बता दिया रफ के बारे में और उसे किडनैप करवाया मैंने। और रॉजर पैरेट गॉड वैली पे लेट गई और बार बार वर्ल्ड गवर्नमेंट से डिफीट मेरी वजह से ही हुई, क्योंकि मैं रॉजर को उससे मिलने नहीं देना चाहता था। और मैंने ही अपने साथियों को बोला था रॉजर को बताए अब रफ के पीछे जाना बेकार है। तो उसके रिस्पॉन्स में रॉजर ने उनके साथ जो करा उससे मैं समझ गया मेरा रॉजर वापस आ रहा है। पर मेरी बुरी किस्मत रॉजर की फट गई और फिर मैंने उसे टू पीस के बारे में बताया और मैंने उसे भड़काया वर्ल्ड को सब बता दे और सब मेरी वजह से ही हुआ है। और इतना बोलते ही रेली पागलों की तरह हंसने लगा और इसको मारता रहा। तभी इसको अपनी बचपन की एक्सपेरिमेंट की यादें आने लगी कि कैसे उसके साथ सब कुछ हुआ और वैसे ही उसकी माँ के साथ भी हुआ होगा, सब रेली की वजह से था। तो बस फिर क्या ही था, एस ने रेली को रोका और एस खड़ा हो गया और इसकी फ्लेम्स अब ब्लू होने लगी और बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में फ्लेम्स फैलने लगी। हर जगह के आसपास ब्लू फ्लेम ही थी। तो सबकी नजर एस पे जाती है, ये इसको क्या हो गया। एस की आंखों में ब्लू फ्लेम्स, क्लोथ भी ब्लू फ्लेम्स के और सराउंडिंग भी ब्लू फ्लेम्स का। और इस सब एस के साथ जो कुछ भी हो रहा था दूर से सैटर्न देख रहा था और खुश था सैटर्न, आखिरकार मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। और इसको देख के रेली की तो फट गई और इस रेली को एक हाथ से ही उठा लेता है और इस रेली को बोलता है सबको बताए उसने मेरे माँ बाप के साथ में क्या करा था। तो रेली सब कुछ बता देता है और रेली को इस टाइम पे पता चल चुका था उसका खेल खत्म होने वाला है। तो रेली अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला होता है जिसे सुन के सब हिलने वाले होते हैं। तो रेली बोलता है मैं बता, अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। The two piece is real. और सब पागल हो जाते हैं और बस इतना बोलते ही एस अपने एक हाथ रेली की बॉडी के आर पार कर देता है और रेली की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जिससे फिर मियोक वापस से पागल हो जाता है और एस को मारने की कोशिश करता है पर एस उसे भी जला देता है। और बाकी सब फाइट कंटिन्यू रखते हैं जिसमें मरीन वही व्हाइट बेड के साथ मिलके शिक्की और रॉजर पैरेट को पीटते हुए एस के पास धीरे धीरे जा रही होती है और शिक्की के कमांडर रॉजर पैरेट और मरीन से फाइट करती है और रॉजर पैरेट के कमांडर लूफी की स्क्वाड और वाइस एडमिरल से फाइट करती है, जिसमें रॉजर पैरेट ने अपहरण ले रखा होता है और इस तो पागल हो रखा था, अभी भी शांत नहीं बैठा था और ना तो मरीन को देखता है, ना तो रॉजर पैरेट को, ना तो शिक्की पैरेट को, सबको बस जला देता है और हाचिनोसु पे ब्लू फ्लेम्स फैला देता है और हाचिनोसु जलने लगता है। पर तभी आसमान में बारिश के बादल आते हैं और बारिश के साथ में तूफान भी आने लगता है और सब जब ऊपर देख रहे होते हैं तो उन्हें एक ड्रैगन देखने को मिलता है जो साइज में बड़ा होता है, पर वो जैसे ड्रैगन होते हैं वैसे ही ड्रैगन था, 2 पंख वाला। और वो ड्रैगन काफी टाइम तक आसमान में उड़ता है और हाचिनोसु को ऊपर से देख के कुछ ढूंढ रहा होता है और बारिश और तूफान भी ऐसा लग रहा था उसने ही करवाया है, जिससे एज की फ्लेम कम होने लगती है और फिर ड्रैगन उड़ना बंद करके एक जगह पे फोकस लगाता है और डायरेक्ट नीचे आता है, अपनी फॉर्म को चेंज करके शैंक्स पे एक कॉन्कर हाकी का अटैक मारता है जिससे शैंक्स मूव देता है। तो फिर सबकी नजर शैंक्स की तरफ जाती है और सब देखते हैं जो भी ड्रैगन से ह्यूमन बना है वो है मंकी डी ड्रैगन, जो लीडर है रेवोल्यूशनरी आर्मी का। साथ में रेवोल्यूशनरी आर्मी के और भी मेंबर हैं, साबू, कुमा, इवानको, इनाजुमा, गिनी, जो सब ड्रैगन की पीठ पे बैठे थे और अब नीचे आके मंकी डी ड्रैगन के साथ में खड़े थे। और रेवोल्यूशनरी आर्मी ग्रुप ना तो मरीन का साथ देती है ना तो पायरेट्स का, ये दोनों साइड के बीच में रह के सबकी मारते हैं। तो अब ये वॉर में क्या कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट आके शैंक्स पे अटैक करके, तो उसका रीजन है लूफी। और ड्रैगन नीचे आते ही बोलता है बेटा लूफी तू ठीक तो है। तो लूफी बोलता है अबे तू है कौन तू? ये सुन के सबकी आंखें बाहर आ जाती हैं। लूफी जो मरीन में वाइस एडमिरल है, उसका बाप मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। इसी बीच में शैंक्स वापस खड़ा होता है और ड्रैगन पे अटैक करता है कॉन्कर हाकी के साथ और दोनों अपनी फाइट शुरू कर देते हैं और दोनों एक दूसरे को कॉन्कर हाकी के पंचिस पे पंचिस मारते रहते हैं, जिससे मैसिव शॉकवेव बनती है और ड्रैगन शैंक्स पे अपहरण ले लेता है, क्योंकि शैंक्स बहुत देर से फाइट कर रहा होता है वॉर में। और बाकी के रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर भी अब फाइट के बीच में घुस जाते हैं, जिससे फोर्सम शुरू हो जाता है और फिर वापस से हर तरफ बस फाइट ही फाइट हो रही थी। कोई किसी को मार रहा था तो कोई किसी को, और इसी बीच में लूफी एस को शांत करने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं सुनता और सबको मारता रहता है। पर लूफी ये नहीं चाहता था कि एस बहुत सारे बेगुनाहों की जान ले, तो एस को बहुत बार रोकने की कोशिश करता है और एस को बोलता है एस को ऐसा नहीं करना चाहिए, एस एक अच्छा इंसान है, सबकी हेल्प करता है। पर एस बोलता है नहीं
मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, जिन भी पायरेट को तू छोड़ देता था उन्हें मैं वापस मारने के लिए जाता था और सबको मार देता था। तो लूफी फिर सोच में पड़ जाता है एस को कैसे शांत करूँ, तो एस को ही मारने लगता है ताकि उससे उसकी बात सुने, पर एस को कोई मतलब नहीं था लूफी से, तो एस लूफी को ही मारने लग जाता है, जिससे फिर दोनों अपनी फाइट शुरू कर देते हैं और दोनों बहुत देर तक फाइट करते हैं। पर फाइट का कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि एस बहुत ही ज्यादा ऊपर था लूफी के, तो एस कुत्ता बना के मारता है लूफी को, मारते मारते इतना ज्यादा मार देता है कि लूफी मरने की हालत में पहुंच जाता है और एस तभी अपना एक फाइनल अटैक मारता है जो लूफी के हार्ट के नीचे लगता है और लूफी नीचे गिर जाता है और एस फिर से आगे बढ़ने लगता है बाकियों को मारने के लिए। और लूफी की स्क्वाड लूफी की हालत देख के टेंशन में आ जाती है। नामी, चॉपर, उसॉप, फ्रैंकी रोने लगते हैं और बाकी जोरो, सांजी, ब्रूक, निको, रॉबिन भी रोने की हालत पे जाने वाले होते ही हैं कि सबको लूफी की बॉडी से हार्ट बीट की आवाज आती है और लूफी उठ के खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है। लूफी के कपड़े व्हाइट हो जाते हैं और आसपास का एरिया रबरी हो जाता है और हाकी निकलती है। लूफी की स्क्वाड रोना बंद कर देती है और शिक्की जब लूफी को देखता है तो समझ जाता है ये सब गोमू गोमू नोमी का काम है। और इसी बीच सैटर्न जो दूर से सब कुछ देख रहा होता है हाचिनोसु पे क्या हो रहा है बताता है लूफी का डेल्फ्रूट रियलिटी में हितो हितो नोमी मॉडल निकाय है जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। और फिर जब लूफी उठ के खड़ा होता है तो एस के पास जाता है और एस को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद एस और लूफी दोनों वापस से फाइट शुरू कर देते हैं। और लूफी का डेल्फ्रूट अवेकन होने के बावजूद भी लूफी एस को ज्यादा टाइम तक टक्कर नहीं दे पाता और एस लूफी की पिटाई फिर से शुरू कर देता है। और जब एस लूफी को कुछ ज्यादा ही पीट देता है जिससे लूफी अपनी अवेकनिंग फॉर्म से नॉर्मल हो जाता है, तो एस लूफी को वापस मारने वाला ही होता है कि तभी सबकी नजर ऊपर आसमान में होती है। एक शिप उड़ती हुई हाचिनोसु की तरफ आ रही होती है, उसमें से एक बंदा नीचे कूदता है और हाचिनोसु के बीच में खतरनाक हाकी का पंच मारता है, जिस अटैक को गैलेक्सी इंपैक्ट बोलता है। और अटैक को मारने वाला होता है मंकी डी गार्प। और अटैक का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि हाचिनोसु बीच में से टूट जाता है और सब शांत हो जाते हैं। और फिर सबके सामने मंकी पायरेट खड़े होते हैं, जिसमें मंकी डी गार्प होता है जिसने अपने दोनों हाथों को कॉन्क्रीट राखी से कोट कर रखा होता है। सेंगोकू अपने बुद्धा फॉर्म में होता है। शुरू ने कुछ पायरेट को धो के सुखा रखा होता है। कुजान धीरे धीरे जमीन को फ्रीज कर रहा होता है। बोगर्ड अपनी स्वॉर्ड हाथ में लेके खड़ा होता है। जेफायर ने भी हाकी को कोट कर रखा होता है। कोबी और हेलमेपो गार्प के पीछे खड़े होते हैं और गार्प बोलता है लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। वॉर को यहीं पे रोको सारे कुत्तों। अभी हमने रास्ते में आते आते काइडो और बिग मॉम परेड्स को निपटा दिया है। यहाँ से जाओगे तो उनके मेंबर दिखेंगे तुम्हें पानी में डूबते हुए, तो अब उनके जैसा नहीं चाहते तुम्हारे साथ हो तो चुपचाप अपनी गीली पैंट उठाओ और भाग जाओ, वरना मैं कच्चे फाड़ दूंगा तुम सबके। तो सब शांत हो जाते हैं। बस इस नल्ले को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गार्प उसके पास गया और बोला बेटा शांत हो जा, पर एस गार्प की भी नहीं सुनता। और व्हाइट बेड भी एस के पास जाता है उसे शांत कराने, पर एस गार्प और व्हाइट बेड दोनों की तरफ अपने ब्लू फ्लेम से अटैक करता है। तो गार्प एक हाकी का पंच इसको मारने वाला ही होता है कि लूफी गार्प को रोकता है और मना कर देता है गार्प को ऐसा करने के लिए। और तब इसी मोमेंट पे एस शांत हो जाता है और जब होश में आता है तो देखता है उसने बहुत ज्यादा लोगों की जान ले ली और इस लाइफ में फर्स्ट टाइम खुद पे गिल्ट करता है कि उसने ये क्या कर दिया और लूफी के सामने रोने लगता है। तो लूफी उसे शांत करता है और बोलता है अभी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है, सब ठीक हो सकता है। पर एस लूफी की नहीं सुनता और हाचिनोसु से भाग जाता है। लूफी उसके पीछा करने की कोशिश करता है पर गार्प लूफी को रोक लेता है। तो अब जाके फाइनली हाचिनोसु में शांति होती है। रॉजर परेड सिल्वर रेली की बॉडी लेके चले जाते हैं। शिक्की और उसका क्रू हाचिनोसु छोड़ देते हैं और रेवोल्यूशनरी आर्मी गायब हो जाती है। मंकी पायरेट्स मरीन से मिलते हैं जिसमें गार्प व्हाइट बेड से बात करता है एस और लूफी के बारे में और फिर सब अलग अलग हो जाते हैं। लूफी अपनी स्क्वाड के साथ मरीन में चला जाता है और एस कहीं गायब हो जाता है। फिर सैटर्न ट्रांसपोंडर स्नेल से किसी से बात करता है और बोलता है हाचिनोसु से सब चले गए। तो हाचिनोसु के बादल काले हो जाते हैं और रेड रेड सा कुछ दिखता है, जिसके बाद एक रेड एनर्जी बीम आई जिसने हाचिनोसु को खत्म कर दिया और एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। तो अब ये समझ गए होगे किसने करा। तो अब जो नहीं समझा वो नेक्स्ट पार्ट देखना, जिसमें मैं एस और लूफी का फ्यूचर, रेवोल्यूशनरी आर्मी, गार्प और इमू के बारे में बताऊंगा, जिसमें बिल्डअप होगा वानो वॉर के लिए। तो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो जाओ, स्टोरी अपना लेवल बढ़ाने वाली है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।